स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा पुलिस के बैच नंबर 90 की पासिंग आउट परेड रोहतक की पीटीसी सुनारिया में पासिंग आउट परेड हुई है। हरियाणा पुलिस में शामिल हुए 1265 जवान। पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने ली है जवानों की सलामी। आधुनिक हथियारों का इस दौरान प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, रोहतक में हरियाणा पुलिस के बैच नंबर 90 की सुनारिया जेल में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शामिल किया गया। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी ली। वहीं पासिंग आउट परेड में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, एडीजीपी रोहतक रेंज के राव, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नायब सैनी ने पास आउट जवानों और उनके परिवार वालों को बधाई देते हुए कहा कि जवानों को अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करना है और आम जनता के दिल में सहयोग और सेवा का भाव उत्पन्न करना है। आगे उन्होंने कहा कि बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरियां देने का सिलसिला जारी है। हर विभाग में न सिर्फ तेजी से भर्तियां हो रही हैं, बल्कि समय पर ट्रेनिंग पूरी करवाकर उन्हें नियुक्त भी किया जा रहा है। होनहार युवा आज से हरियाणा प्रशासन का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी योग्यता और ईमानदारी से समाज और प्रदेश की सेवा करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में इस समारोह में शामिल हुए और इस दौरान कहा कि लगातार हरियाणा में काम हो रहा है, नियुक्तियां हो रही हैं, समय पर ट्रेनिंग हो रही है। हर विभाग में तेजी से नियुक्तियां हो रही हैं और हरियाणा के युवाओं को नौकरियां देने का सिलसिला सरकार की तरफ से लगातार जारी है। पुलिस के बैच नंबर 90 की पासिंग आउट परेड है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो पहुंचे, शिरकत की। उन्होंने बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे और इस दौरान कहा, हौसला अफजाई तो की ही उन्होंने। और देश में केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि बजट 2047 के विकसित भारत, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं ये बजट संतुलित, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। उन्होंने कहा कि इसने सबका विकास ये बजट जो है करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं किसानों को सशक्त बनाने वाला, युवाओं को रोजगार देने वाला और देश के विकास को गति देने वाला बजट बताया है केंद्रीय बजट को। हालांकि लगातार विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर
जोर दिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से जारी है। इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया। संसद का ये मौजूदा सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा और इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। वहीं बजट को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता पर चुनाव में हुए नुकसान का गुस्सा आम जनता पर निकालने की कोशिश की है। किसी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में युवा, महिला, किसान, मध्यम वर्ग का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। ये निराशाजनक बजट है। इस बजट में आम आदमी के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक जुमला ही है। जो 10 साल से जुमले हम देखते आ रहे हैं, ये उसी के एक एक्सटेंशन है। क्योंकि ये भी मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का एक न्याय डॉक्यूमेंट था, उसको भी शायद ठीक से कॉपी नहीं कर पाए। इसमें ना तो युवाओं के लिए कुछ है, ना यहाँ पे किसानों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना उद्योगपति। अब किसी भी वर्ग के लोगों को उठा के देख लीजिए, दलितों को देख लीजिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को देख लीजिए, किसी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 साल पहले ही नौकरी देने की बात करते थे, आज भी सिर्फ ये क्या बात करते हैं, इंटर्नशिप की। किसानों के लिए कोई बात करी इन्होंने कि आय दुगनी करेंगे? नहीं। एमएसपी की मांग थी, उस पर कुछ कहा? नहीं। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया जिसके तहत उनको ये महसूस हो कि वो आगे आके एक मेन स्ट्रीम में वर्कफोर्स की तरह ज्वाइन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनजीवी किसानों को दिया झटका। शंभू बॉर्डर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। किसान जेसीबी लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से डटे हुए हैं किसान। 15 अगस्त को दिल्ली कूच का किया था ऐलान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को अभी बंद ही रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसान जेसीबी लेकर प्रदर्शन नहीं करने आ सकते। अदालत ने कहा कि वो अब एक कमेटी बनाएगा जो किसानों और सरकार दोनों का पक्ष सुनेगी। शंभू बॉर्डर से बैरिकेड को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कुछ प्रबुद्धजनों की एक कमेटी बनाएगा जो इस मसले का हल निकालेगी। अदालत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा इस कमेटी के लिए नाम सुझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक शंभू बॉर्डर को बंद रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इसके बाद ही पंजाब और हरियाणा आपस में बातचीत करके बैरिकेड हटाने पर काम करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाया जाएगा। तब तक दोनों राज्य यथास्थिति बनाए रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनजीवी किसानों को बड़ा झटका दिया है। फरवरी से ये किसान जो हैं ये डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर को बंद रखने का आदेश जो है वो दिया गया अदालत की तरफ से। किसान जेसीबी लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखिए, 13 फरवरी से लगातार शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा। वीना, जरा विस्तार से बताइए अदालत की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है। जी मोनिका, लगभग 5 महीने हो गए हैं नेशनल हाईवे शंभू बॉर्डर से बंद किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जो स्थिति है शंभू बॉर्डर की यथास्थिति बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह के बैरिकेडिंग ऐसे भी लगे रहेंगे जहाँ से बैरिकेडिंग नहीं हटाया जाएगा, जिस तरह के हालात है वैसे। क्योंकि हाई कोर्ट ने 10 दिन पहले बैरिकेडिंग को खोलने के आदेश दिए थे, क्योंकि जिस तरह से 5 महीने से हाईवे बंद है, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान जो ट्रांसपोर्टेशन को भी हो रहा है, आने जाने वाले लोगों को भी हो रहा है। लगातार 5 महीने हाईवे बंद रहना अपने आप में बहुत बड़ी एक कठिन स्थिति जिसे हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह के हालात है वैसे बने रहेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने इसको न खोलने के लिए जरूर कहा था और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद रहने की कहा था। लगातार 5 फरवरी को लेकर किसानों ने लगातार 13 फरवरी से यहाँ पर ये जो हाईवे बंद रखे हैं, क्योंकि 2020 और 21 की बात करें तो किसानों ने लगातार 1 साल और 11 दिन तक इस हाईवे को कुट्टी बॉर्डर तक बिल्कुल जाम लगाए रखा था, जिसके चलते सरकार को अपने 3 कानून भी वापस लेने पड़े थे। लेकिन अब बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक ऐसी बेंच को बनाएंगे, ऐसी कमेटी बनाएंगे
जो सरकार और किसानों के बीच में बिल्कुल वीना, यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अदालत के इस फैसले को हम किसानों के लिए झटके के तौर पर देख सकते हैं अदालत के, लेकिन वहीं जब कमेटी बनाने की बात हो रही प्रबुद्धजनों के, कहा गया है कि दोनों सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखेंगी, तो ये किसानों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, या फिर अगर हम बात करें सरकार पक्ष की तो उनके लिए कितना मददगार साबित रहेगा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, उन्होंने कहा है कि बेंच की स्थिति बनाई जाएगी जुडिशियल की, जो सरकार और किसानों के बीच एक बैठक करवाएगी। अगर उन दोनों समस्याओं का समाधान होता है तो सरकार का भी फायदा होगा और किसानों का भी फायदा होगा। तो अगर बैरिकेडिंग किसान दिल की कुछ करेंगे तो उनको रोका जाएगा तो सरकार का नुकसान होगा, क्योंकि कुछ भी होगा तो हालात का तनावपूर्ण भी होगा। अगर दोनों के बीच स्वयं की कमेटी बनाई जाए तो दोनों के समस्याओं का जो है समाधान करेंगे। अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार की और किसानों की, अगर हो जाती तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी फायदेमंद जरूर होगा, कि किसान भी शांति रहेंगे और हाईवे जाएगा, लोगों की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और सरकार को इस तरह की प्रॉब्लम भी होगी। तो 5 महीने से लगातार हाईवे बंद है और किसान भी अपना घर बार छोड़कर और महीनों का राशन लेकर, ट्रैक्टर देकर लगातार अपने टेंट गाड़कर वहां पर बैठना और उनको भी आसानी से अपने घर जा सकता है। अगर लेकर कमेटी, सदस्य कमेटी बनाकर इनको अच्छे से समझाया जा सकता है। यानी कि हम ये माने वीना कि ये जो कमेटी तैयार होगी, इस कमेटी में पंजाब हरियाणा के साथ साथ किसानों की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे और मिलकर बातचीत से मामला सुलझाया जाएगा। लगातार सरकार भी इससे पहले यही अपील करती रही है कि देखिए बातचीत से ही मामला सुलझ सकता है, बातचीत ही जरूरी है। जी बिल्कुल मोनिका, कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार और ना ही किसानों के होते कोई होगा, लेकिन जो होगा वो जो जुडिशियल तो होंगे उसकी तरफ से कोई बेंच बनाया जाएगा तो इस दोनों की आपसी समस्याओं को बैठ के सुलझाएं। तो अगर किसानों की बैठ जाता है, हरियाणा सरकार को बैठ जाता है तो फिर केस फंस जाएगा, तो किसानों से बैठता वो और हरियाणा सरकार की बैठेगा तो हरियाणा सरकार की बात करेगा। इस दोनों की ओर से कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा जुडिशरी की बेंच की ओर से बैठेगा, उनकी जो समिति होगी वही समिति बनाई जाएगी और वही सदस्य बैठकर सरकार किसानों के आपस की समस्याओं को सुलझाएंगे ताकि इनका समस्या हो जाए और 5 महीने से जो बंद है उसको खत्म किया जाए कि हाई कोर्ट का चुनौती दी गई है और उसको सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों सरकार बिल्कुल आपस में समझाने बनाई जाएगी। चलिए शुक्रिया वीना तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सियासी मैदान में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के चुनावी रण में ताल ठोक दी है। बाकी चढ़ूनी ग्रुप के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल बना लिया है और चढ़ूनी ने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बीच हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका पक्ष रहा, भी सुनिए। किसान नेता से राजनीति का सफर कैसे तय करेंगे? गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले किसानी करते आ रहे थे, आंदोलन थे, लेकिन अब संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाकर अपना एक अधिकार जो है वो सरकार से लेने जा रहे हैं। हम बातचीत करते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी से। सर, आप किसान हैं, तो किसानों से आप एक पार्टी बनाई है और आप अपना चुनाव चिन्ह क्या है बताएं, और आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, जिसका ऑटो चुनाव निशान है। और पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि देश आज़ाद तो कराया था आम जनता के लिए, लेकिन आम जनता आर्थिक गुलाम हो गई है। देश का जो पैसा है, देश का जो सत्ता है या देश का जो कारोबार है, वो पूंजीपतियों के हाथ में चला गया और आम जनता जो है वो भीख पे जिंदा है। इस जनता को बचाने के लिए जो है हम लड़ाई पहले से भी लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों की लड़ाई से हम उसको संपूर्ण लड़ाई नहीं लड़ सकते, अधूरी रह जाती है। कोई कानून बना है, थोड़ा रुकवा दिया, उसे को हटा दिया तो उन्होंने दूसरा बना दिया। तो अब जो है सत्ता में जाके सत्ता का शुद्धिकरण करके और सत्ता में उन लोगों को बिठाएंगे जिनकी वोट है। नोटों वालों का राज नहीं होना चाहिए, वोटों वालों का राज होना चाहिए। अगर हम बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हैं। आपको लगता है कि जैसे भाजपा और कांग्रेस जैसी मजबूत जो पार्टियां यहाँ पर उनके साथ आप टक्कर ले पाएंगे? देखिए, पहले दिन ही जो पेड़ लगा रहे हैं उसमें पहले दिन ही फल नहीं आता, वो बढ़ता है, फूलता है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं
टक्कर लेंगे और बढ़िया वाली लेंगे। आपके साथ सारे किसान हैं जो और भी समाज के जो लोग हैं वो मौजूद नहीं, हैं? सभी समाज के लिए, जो मजदूर हैं, जो छोटे उद्योग वाले हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, जैसे ये इन्होंने कर दिया ठेका प्रथा कर दी, उसमें तनख्वाह भी बहुत कम है, उनका लिए भी सबको हमने रखा है 25,000 कम से कम तनख्वाह होगी, सारी ठेका प्रथा बंद करेंगे सभी वर्गों के लिए, खाली कंपनियों को छोड़ के। अभी आपने बताया कि आपने पौधा लगाया है, कहीं ना कहीं 90 सीटों पर आपके लड़ पाना कहीं आसान होगा? देखिए, जितने पे तैयारी होगी उतने पे लड़ लेंगे, शुरुआत तो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि किसी से समझौता भी हो सकता है, ना समझौता हुआ हम 90 पे भी लड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी, इनका जो कहना है कि जो पार्टी में आए जरूर हैं और सत्ता में अपनी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यमुनानगर से न्यूज इंडिया के लिए वीना अरोड़ा। तो हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के नारे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा नारा असल में म्हारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में बीजेपी सरकार ना कोई बिजली का कारखाना लगा पाई है, ना तो कोई नया संस्थान लाई है, ना मेट्रो, ना नई रेलवे लाइन, ना यूनिवर्सिटी, ना अस्पताल यहां बना है। फिर किस बात का नॉन स्टॉप हरियाणा है ये, जिस पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भूपेंद्र हुड्डा आज का म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है, फुल स्टॉप लगा है। कांग्रेस द्वारा पोषित गुंडागर्दी और दबंगई पर, दलितों पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार पर फुल स्टॉप लगा है। सरकारी नौकरियों की नीलामी पर, मासूम किसानों की जमीन कब्जा कर कांग्रेस के दहशत के दौरे पर फुल स्टॉप लगा है। तो सिर्फ आपकी राजनीति पर लगा है। तो देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी रहा। खबर फरीदाबाद से बता दें, जहां बिजली विभाग के अधिकारी के घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की है। इस घटना में अधिकारी को गंभीर चोटें आई हैं। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना की शिकायत करने पहुंचे अधिकारी को पुलिस ने 2 घंटे तक चौकी पर बैठाए रखा। अधिकारी विनय अत्री ने बताया कि उनके घर पर रोजाना की तरह अखबार देने वाला राजू अखबार लेकर आया। राजू ने आते अखबार के बकाया रुपए मांगे। अधिकारी ने कहा कि वो 2-3 दिन से घर पर नहीं थे, इसीलिए जीएसटी का बिल दे दो तो पेमेंट कर देता हूं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन राजू ने उन्हें जीएसटी के साथ बिल देने से मना कर दिया और रुपए लेने की धमकी देते हुए चला गया। कुछ देर बाद अन्य 2 लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर में घुस आए और पीटना शुरू कर दिया। पठानकोट के फकतोली में दिखे 7 संदिग्ध। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। संदिग्धों ने महिला से पानी मांगा था। तलाश में जुटे हैं पुलिस सेना के जवान। देखिए, पंजाब के पठानकोट में फकतोली गांव में एक साथ 7 संदिग्ध लोगों के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वहीं पुलिस ने भी गांव में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फकतोली गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक घर में मौजूद महिला से बीती रात 7 संदिग्ध लोगों ने पानी मांगा। इसके बाद वो जंगल की ओर चले गए। महिला ने पहले इसकी सूचना गांव वासियों को दी। मामले को लेकर पुलिस को भी सूचित किया गया। सूचना मिलने पर गांव में पहुंची पुलिस और सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हर एक एंगल से छानबीन की जा रही ताकि अगर कोई शरारती तत्व है तो वो किसी वारदात को अंजाम न देने पाए। इसीलिए पुलिस सेना के जवान जो हैं तलाश में जुटे हुए हैं। और वहीं पंजाब में अमृतसर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के सतर्क जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि देखी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर आगे सीमा सुरक्षा बाड़ की तरफ बढ़ रहा था। जवानों ने बड़ी चालाकी से घुसपैठिए के पास पहुंचकर उसे सीमा बाड़ से आगे से पकड़ लिया। पारंपरिक पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपनी पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में बताई है। घुसपैठिए को अमृतसर जिले के राजाताल गांव से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा बाड़ के बीच के क्षेत्र में पकड़ा गया है। घुसपैठिए की तलाशी के दौरान उसके पास एक मोबाइल फोन, पाकिस्तानी राष्ट्रीय पहचान पत्र और 500 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ कुछ दूसरी चीजें भी बरामद की गई हैं उसके पास से।
आगे बढ़ते हैं। कपूरथला जिले के सब डिवीजन बुलेट में सुभानपुर थाना पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से एक प्रवासी मजदूर को काबू में किया है। आरोपी मजदूर अपने मालिक को तेजधार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर उसकी बाइक, मोबाइल और 4,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। इस मामले को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया है। वहीं डीएसपी भुलत सुरेंद्र पाल ने बताया कि आरोपी वारदात को अंजाम देकर नेपाल बॉर्डर पर अपनी बहन के घर छिपा था। टेक्निकल टीम की मदद से आरोपी के मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही डीएसपी सुरेंद्र पाल ने जनता को जागरूक करते हुए सभी से अपील की है कि किसी भी नौकर को काम पर रखने से पहले अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लें। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨਡਾਲਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਰਮੇਸ਼, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਦਾ ਔਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक बयान से GOA-IT 817 अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुक्खू ने कहा कि इन अभ्यर्थियों को हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। इस परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार ने फैसला कर लिया है। GOA-IT 817 कोर्ट के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना तय है। अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंटेशन हो गई है और वो जल्द ही इस बारे में उनसे बात करेंगे। परीक्षा परिणाम जल्द घोषित होगा। इस पर हड़ताल करने की ना तो जरूरत थी और ना ही हड़ताल का इस पर कोई भी असर पड़ेगा। और वहीं पंजाब के लुधियाना से एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक्सयूवी कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद तीनों युवक करीब 10 फीट दूर जा गिरे हैं। कार चालक रुकने के बजाय मौके से फरार हो गया। लोगों ने उसका पीछा भी किया लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। पीड़ित युवक ने बताया है कि वो उस मामले की शिकायत को लेकर थाने के 2 दिन से लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन थाना डिवीजन नंबर 7 के पुलिस वालों ने कार्रवाई करने के बजाय घटनास्थल की सीसीटीवी खुद ही ढूंढ कर लाने के लिए कहा और साथ ही कार का नंबर लाने के लिए भी कह दिया। पीड़ित युवक ने बताया कि उसने बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों को सीसीटीवी खुद ला कर दी। वहीं मीडिया को एएसआई ने बताया कि वो उस मामले में एसयूवी गाड़ी के चालक की पहचान कर ली गई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। पुलिस 2 दिन से उस थाने के चक्कर कटवा रही है और उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित हर्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि वो 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी से घर जा रहा था। तब अचानक रोड पर जब वो मुड़ने लगा तो तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।